चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सब डिस्कस कर चुके थे। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। देखो, अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, अगर इसको हम लोग यू वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से अगर वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंका जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, द मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो सकती है, उसके बाद से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो बोलते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए बॉडी। ठीक, इसके बाद है टाइम ऑफ एसेंट। The time taken by body thrown up to reach the maximum height at is called its time of ascent। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसने जितना टाइम लिया उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, मतलब ऊपर जाने में लगा हुआ समय, वो कितना होता है, वो होता है t इक्वल टू यू अपॉन जी। ठीक है, ये है टाइम ऑफ एसेंट। फिर टाइम ऑफ डिसेंट है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, द टाइम टेकन बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। अगर h हाइट से किसी बॉडी को छोड़ दिया जाए तो ग्राउंड तक आने में वो जितना टाइम लगता है लगाता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, जो टाइम ऑफ डिसेंट, मजे की बात यह है कि अगर किसी एक बॉडी की बात करें हम लोग, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है, मतलब कि एक बॉडी को अगर यू वेलोसिटी से हम लोग फेंकेंगे तो ये जितना समय हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगाएगा उतना ही समय ये वापस आने में भी लगाएगा। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट लिखा हुआ है, टीडी इक्वल टू टीए। ठीक है, ये टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट फॉर द पर्टिकुलर बॉडी, किसी एक बॉडी की अगर बात करें तो। इसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि मान लो कि कोई बच्चा है, वही वाला एग्जांपल है, किसी बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका, ये बॉडी मैक्सिमम हाइट तक गई और दोबारा इसके पास वापस आ गई। ये बॉडी जितने समय में गई और आई, ये टोटल समय को मिला करके हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर गई उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आई उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो उस केस में क्या होगा, टोटल टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट भी u अपॉन जी है और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना है, u अपॉन जी है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2u अपॉन जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कि कितने वेलोसिटी से कोई बॉडी ग्राउंड पे पहुंचता है। मान लो कि h हाइट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पर कोई बॉडी है, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, मतलब बस छोड़ दिया u इक्वल टू 0 से, तो ये नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ग्राउंड से टच होने के ठीक पहले इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये कहां से आया, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है अंडर ग्रेविटी, क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां पर u इक्वल टू क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो हो जाएगा 2gh। और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh है तो v इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि इतने वेलोसिटी से कोई बॉडी जो है वो नीचे आती ग्राउंड को टच करेगी। एक बार बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, अगर टावर से मान लो कि जैसे कि या बिल्डिंग से, ठीक है, अगर हम लोग किसी बॉडी को फेंक रहे हो कुछ इस तरीके से, मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक, ऐसे कोई बिल्डिंग पर कोई आदमी है, उसने किसी बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की तरफ। ठीक, तो इस केस में उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द टाइम टी,
टी समय के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए माइनस साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर वेलोसिटी आफ्टर द टाइम टी, ये भी अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए माइनस साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ये जब ग्राउंड को ऐसे ऊपर गया एच हाइट तक जाएगा और जब नीचे तक आएगा तो ये कितनी मतलब तेजी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो कितना होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है। ये जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को टच करेगा कितना होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक। सो इट्स मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट हो, मतलब यहां से लेकर के टोटल यहां तक की जो हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी h प्लस 2g, सॉरी क्या है, h प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है। h क्या है, h इस बिल्डिंग की हाइट है, ध्यान देना, h इस बिल्डिंग की हाइट, स्मॉल h क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है। तो ये इसकी टोटल हाइट होती है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूलाज जो है हमारे पास हैं और इसको हम लोग जानते हैं। ठीक। सारे फॉर्मूलाज को आपको ना एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और एक एक करके याद करना पड़ेगा और एक एक न्यूमेरिकल कम से कम जो है सारे फॉर्मूले पे लगाने पड़ेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो ये बुक काफी स्टैंडर्ड है, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं रुकेगा इस चैप्टर्स की वजह से। ठीक है। अगर आपने सारे फॉर्मूले पे एक एक दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस चैप्टर की वजह से तो नहीं रुकेगा। ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मोशन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ के बारे में। चलिए आइए ग्राफ के बारे में थोड़ा देखा जाए। अब ये सेक्शन खत्म हो गया, हमारा जो फॉर्मूले का जो था ना हिसाब किताब वो खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो मन करे तो एक घुट पानी वगैरह कुछ पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्राफ। 10 सेकंड बाद। चलिए स्टार्ट किया जाए। ग्राफ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ग्राफ, और ग्राफ से भी एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है कंपटीशन में। ठीक है। क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बनाना बड़ा रीजनिंग पावर भी उसमें लगता है और कैलकुलेशन पावर भी लगता है आपका। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया हो। टाइम को देखो हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है जनरली, मतलब 99% जो है हमेशा इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। तो द ग्राफ between the time and displacement is called the displacement time graph, in which x is plotted on the time is plotted on the x axis and displacement is plotted on the y axis. ओके। और इस ग्राफ से हम लोग कुछ यूजफुल चीजों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दिस ग्राफ इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हेल्प से हम किसी बॉडी का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। बड़े प्यार से उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका स्लोप कैलकुलेट करके। अब सोचोगे स्लोप क्या होता है, तो एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस the graph between the displacement and the time is called a displacement time graph, and with the help of the displacement time graph we can calculate the many useful things like the velocity of the body. How the velocity of the body is calculated from the displacement time graph? It can be calculated with the help of the slope of the graph, and how to calculate the slope we will see.
कंक्लूजन फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है, इफ द ग्राफ इज ए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द बॉडी इज स्टेशनरी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज योर ग्राफ इज लाइक दिस इज अ टाइम एक्सिस and this is a displacement axis and your graph is like this parallel to the time axis। okay, ये जो डार्क लाइन मैंने डबल लाइन जो ड्रॉ की ना, एक्चुअल डबल नहीं मतलब डार्क लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये आपका ग्राफ है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक है, अच्छा कैसे समझ गए कि रुका हुआ है? तो देखो ये टाइम मान लेते हैं, ये 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड ऐसा टाइम मान लेते हैं, और इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि 10 मीटर है। तो 0 सेकेंड पे कहां पे था बॉडी, 10 मीटर पे था। 2 सेकेंड पे कहां पे था, 10 मीटर पे था। 4 सेकेंड में कहां पर है, 10 मीटर पे है। इसका मतलब बॉडी रुका ही है ना, कि क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वही है, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी रुका हुआ है। इसके बाद इफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन देन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ग्राफ किसी टाइप से स्ट्रेट लाइन है, मतलब कुछ ऐसा, सारा ग्राफ अभी ड्रॉ किया गया होगा। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन अगर है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब होता है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे अगर ग्राफ है, ठीक है, इनक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, द ग्राफ कैन नेवर बी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। एक बात जान लो कि अगर ग्राफ जो है कभी भी इस तरीके से ग्राफ आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से ग्राफ मिल गया तो ये शो कर रहा है कि टाइम रुका हुआ है। और आपको मालूम है कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है, कभी किसी का वेट नहीं करता है, दुनिया में कभी भी समय रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो एक तरीके से एब्रप्ट ग्राफ होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इफ ए ग्राफ इज ए कर्व इट मींस द बॉडी इज मूविंग इसके बाद मान लो कि ये फोर्थ पॉइंट है, इफ द ग्राफ इज ए कर्व इट मींस द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, और ऐसे केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा भी। चलिए आगे देखा जाए। फिर से यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ लें, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया। चलिए इसका कोई एग्जांपल इसमें दिया नहीं है, मैं आपको अलग से ही सारी चीजें बता दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक, चलिए आइए देखा जाए। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम लोग, अब इसमें देखा जाए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस डिस्कस किया जाए ना।
फर्स्ट केस क्या था? व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अगर टाइम एक्सिस के अगर ग्राफ जो क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस किया पहले। ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक ग्राफ बना लेते हैं और एक सिचुएशन भी डिसाइड कर लिया जाए। ये हो गया, ये ग्राफ हो गया। ये रहा। ठीक है, ये ग्राफ में ना ये चारों एरो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये बोर्ड में इस पे मार्क्स मिलते हैं आपको। अच्छे बोर्ड में कोई ग्राफ आया हुआ है, अगर आपने एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर दिया है तो उस पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक, ये क्या है? ये टाइम है, यहाँ टाइम प्लॉटेड है और यहाँ क्या प्लॉटेड है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एस इन द मीटर, और ये टाइम किसमें है? सेकंड में। ठीक है, चलिए देखा जाए। अगर इस टाइम मान लीजिए एक ग्राफ में मान लेता हूं कि ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, इस तरीके से। ठीक, तो 1 सेकेंड में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो हम लोग बताएंगे 10 मीटर। 2 सेकेंड में पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बताएंगे 10 मीटर। 3 सेकेंड में पूछा जाएगा व्हाट इज पोजीशन ऑफ द बॉडी, बताएंगे 10 मीटर। तो जब टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब बॉडी किस में है? रेस्ट में है, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ से यही कंक्लूजन निकलता है कि बॉडी रेस्ट में है। ठीक, अब दूसरा ग्राफ डिस्कस कर लिया जाए। इसमें जो है ठीक है, ग्राफ मान इस तरीके से है कुछ, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन द मीटर, और टाइम किसमें है? सेकंड में। ठीक, ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अब यहाँ पॉइंट्स भी प्लॉट कर दे रहा हूं मैं, 1 2 3। मैं 2 2 के डिफरेंस प्लॉट कर, 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है, 2 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं हम कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं 5 है। 4 करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मान लेते हैं कि वो 10 है। ऐसे 6 करस्पॉन्डिंग जो है उसको डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं 15 है, और 8 के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है
इसको हम मान लेते हैं कि 20। ठीक, तो ग्राफ हम लोग को इस तरीके से मिला हुआ है। अब इसमें कुछ कंक्लूजन निकलती है। फर्स्ट पॉइंट क्या कंक्लूजन निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी मिलता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो स्पीड मिलता। ठीक, अब चलिए देखा जाए। तो पहला कंक्लूजन तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये चीज हो गई। ठीक, अब मैंने बोला कि अगर इसकी स्पीड हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड हम लोग, सॉरी फिर से मैं स्पीड लिख रहा हूं, देखो जरा सा, वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी? इसके स्लोप से। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप को कैसे मेजरमेंट करेंगे तो वो देखो। स्लोप का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं दूसरे कलर का पेन ले ले रहा हूं। सबसे पहला काम तो ये करना है, नहीं ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप इस ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जो भी आपको सुंदर लगे पॉइंट। मुझे एक पॉइंट ये वाला सुंदर लग रहा है तो इस पॉइंट को ले लिया, इसका नाम दे दिया ए, और एक पॉइंट इसको ले लिया, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, आप ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। अब इस दोनों पॉइंट के हेल्प से एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, इसको नाम दे दीजिए सी। अब जो स्लोप होगा ग्राफ का वो होता है BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC। इसको मैं मान ले रहा हूं कि ये क्या है, ये डेल्टा Y है। इसको मान लेते हैं ये डेल्टा X है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू कितना होगा, डेल Y अपॉन डेल X। ठीक, अब बोलोगे कि डेल वाई का क्या मतलब है, तो याद करो मैंने समझाया था, डेल वाई का मतलब है चेंज इन द वाई, और डेल वाई का मतलब लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और ऐसे ही डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। ठीक, अब बोलोगे y2 y1 x2 x1 क्या है, तो देखो जो पहला पॉइंट है यानी कि 1 A और दूसरा पॉइंट क्या है B, तो पहले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, ठीक है, इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलेंगे x1। ऐसे जो दूसरे पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो नंबर है इसको बोलेंगे y2 और इसको बोलेंगे x2। ठीक, तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू कितनी है 10 और y2 की वैल्यू कितनी है 20। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना आ गया भैया, स्लोप आ गया y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 10, x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है 4, हो जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। स्लोप कितना आ गया 2.5, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ से जो है वो ग्राफ के स्लोप के हेल्प से हम लोग किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। ठीक है, एक और मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ये सब फॉर्मूला बड़ा काम का है।
एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें अगर मान लीजिए अगर आपको मजे की बात, अगर ये एंगल दे दिया जाए, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आपको दे दिया जाए, मान लेता हूं मैं ये एंगल दे दिया गया है 45 डिग्री, ठीक, ये एंगल दे दिया है 45 डिग्री, ठीक। एक बात कर रहे हो, है नहीं 45 डिग्री, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि उस क्वेश्चन में जो है वो एंगल जो है 45 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में एक और फॉर्मूला बन जाता है, 45 डिग्री ना लिख करके थीटा लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब जो भी होगा वो आप लोग लिख लेंगे, उस हिसाब से ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एंगल हमारे थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो उस हिसाब से v इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला भी अगर आप लगा लें, v इक्वल टू टेन थीटा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू टेन थीटा, थीटा क्या है, एंगल मेड फ्रॉम द टाइम एक्सिस। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। तो इसी तरह स्लोप से हम लोग जो है किसी भी बॉडी का किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब तीसरा भी पॉइंट देख लिया जाए। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे पॉइंट में यह था कि अगर मान लीजिए ग्राफ जो कैसा हो, ऐसे कर्व हो। अगर ग्राफ कर्व है तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, ठीक। और ऐसे केस में लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा आपको। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस ऐसे केस में जब वेलोसिटी बदलती रहती है, जब भैया बदलती रहेगी वेलोसिटी, कोई पूछेगा वेलोसिटी बताओ, बदल रही है, तो हम क्या बताएंगे उसको, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज बता देंगे कि टोटल मिलाकर के इतना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। याद करिए, एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पर P है, हमेशा तो हर पॉइंट वेलोसिटी बदल रही है, तो कोई बोल दिया कि पॉइंट P पर वेलोसिटी कितनी है ये बता दीजिए। तो पॉइंट P पर वेलोसिटी पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे। टेंजेंट मालूम है क्या होता है, टेंजेंट मतलब कि वह लाइन जो कि किसी कर्व को बस टच करके पास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर ये टेंजेंट जो है मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है, तो यहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी कितनी, 10 अल्फा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पॉइंट P पर, वेलोसिटी एट द पॉइंट P, ठीक है। लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। आज हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस कर लिया है, कल के डेट पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नाउ थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।